हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल अज्ञान बायोलॉजी क्लासेज में। इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं TGT PGT की कक्षाएं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि टैक्सोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो हमने पढ़ा था वहाँ पर कि 3 प्रकार की टैक्सोनॉमी होती है: अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी आर्टिफिशियल बेसिस पर होती है, बीटा टैक्सोनॉमी नेचुरल बेसिस पर होती है और ओमेगा टैक्सोनॉमी फाइलोजेनेटिक बेसिस पर होती है। तो आज हमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके पहले के अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी बेस्ड पर होता है, मतलब कि जैव विकास पर आधारित होता है। इवोल्यूशन प्लस जेनेटिक्स दोनों को कैरेक्टर को मिला करके फिर क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के प्रकाशन के बाद से शुरू होती है। आपने पढ़ा होगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक 1859 ईस्वी में डार्विन ने लिखा था। डार्विन जो कि जैव विकास पर काफ़ी काम किए हैं, तो डार्विन की किताब जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई 1859 में, उसके बाद ही फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत हो पाई। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से संबंधित हैं उनको आप ध्यान दीजिए। पहले साइंटिस्ट हैं आइकलर, एंगलर, प्रेंटल, हकिंसन, तख्ताजन। ये सभी ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के तहत काफ़ी कार्य किया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई एक नहीं रहेगा। तो जब आप ये नाम याद रखेंगे कि आइकलर, एंगलर, प्रेंटल, हकिंसन और तख्ताजन, इसके अलावा 2-3 साइंटिस्ट और हैं, लेकिन मेन यही हैं जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पर कार्य किया है। अब एक एक करके जो महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है उनको हम स्टडी करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन दिया वो एंगलर और प्रेंटल ने दिया था। कब? 1849 से 93 के बीच। ये कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन? एंगलर और प्रेंटल। तो एंगलर और प्रेंटल कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसमें बताया कि जो मोनोकाट प्लांट्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, सबसे आद्य प्रकार के होते हैं, और जो डाइक्लाट प्लांट होते हैं वो सबसे एडवांस होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा सबसे प्रिमिटिव आर्डर है, सबसे आद्य आर्डर है, वो पैंडानेल्स है, और सबसे एडवांस आर्डर जो है वो कैंपानुलेट है। कल आपने बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन देखा था, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि सबसे प्रिमिटिव फैमिली वो रेननकुलेसी थी, और सबसे एडवांस फैमिली जो थी वो उनकी ग्रेमनी थी। यहाँ पर भी उसी प्रकार से एंगलर और प्रेंटल के हिसाब से सबसे प्रिमिटिव आर्डर पैंडानेल्स है और सबसे एडवांस आर्डर कैंपानुलेट है। उन्होंने सीड प्लांट को 2 ग्रुपों में बांटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आपने पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म में सीड तो होते हैं लेकिन नेक्ड होते हैं, नग्न होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो फ्रूट से कवर्ड होते हैं। तो जितने भी सीडेड प्लांट थे उसे उन्होंने 2 ग्रुपों में बांटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को पुनः 7 आर्डर में बांटा और एंजियोस्पर्म को फिर 2 क्लासों में बांटा, मोनोकाटिलिडान्स और डाइकाटिलिडान्स। मोनोकाटिलिडान्स में उन्होंने टोटल 11 आर्डर और 45 फैमिलीज को रखा। डाइकाटिलिडान्स में 44 आर्डर और 261 फैमिलीज को रखा है।
तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे प्रिमिटिव आर्डर कौन सा है, तो पैंडानेल्स। सबसे एडवांस आर्डर कौन सा है, तो वो है कैंपानुलेट। पूछा जा सकता है कि एंजियोस्पर्म में कुल उन्होंने कितने आर्डर दिए हैं, तो 44, 1 45, 10 55 आर्डर हो जाएगा यहाँ से। और टोटल फैमिलीज कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ से 306 फैमिलीज हो जाएंगी एंजियोस्पर्म में केवल। तो इस प्रकार से ये डाटा आप ध्यान रखेंगे कि मोनोकाटिलिडान्स में 11 आर्डर, 45 फैमिली, डाइकाटिलिडान्स में 44 आर्डर और 261 फैमिलीज। तो एंगलर और प्रेंटल का सिस्टम का एक आउटलाइन आपने देख लिया। इससे ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में यही से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर अगले जो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं वो है हकिंसन। हकिंसन जो कि आरबीजी के डायरेक्टर थे, रॉयल बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू इंग्लैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, सबसे बड़ा हर्बेरियम है, उसके डायरेक्टर थे हकिंसन। कल आपने जब बेंथम हुकर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि वो भी आरबीजी के डायरेक्टर थे। तो बेंथम और हुकर भी डायरेक्टर थे, हकिंसन भी आरबीजी के डायरेक्टर बने थे। उन्होंने फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नाम से किताब लिखी थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हकिंसन की पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक का नाम है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि 2 वॉल्यूम में आई थी। कब आई थी, 1926 ईस्वी में। टोटल उन्होंने 411 फैमिलीज में बांटा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि हकिंसन ने अपने क्लासिफिकेशन में प्लांट्स की कितनी फैमिलीज में बांटा है, तो 411 फैमिलीज में बांटा है। उन्होंने मैग्नोलिएसी और रैननकुलेसी, कौन कौन सी, मैग्नोलिएसी और रैननकुलेसी को सबसे प्रिमिटिव फैमिली कहा और ग्रेमिनी को सबसे एडवांस फैमिली कहा। इसके पहले के जो क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है बेंथम और हुकर का, वहाँ पर भी उन्होंने रैननकुलेसी को प्रिमिटिव कहा था और ग्रेमिनी को एडवांस कहा था। कुछ मिलता जुलता सेम यहाँ पर कंडीशन आपको दिख रही है। उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को टोटल 2 फाइलम में बांटा। पहला था एंजियोस्पर्म और दूसरा था जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को पुनः उन्होंने 2 सब फाइलम में बांटा। पहला था डाइकाटिलिडान्स और दूसरा था मोनोकाटिलिडान्स। डाइकाटिलिडान्स को उन्होंने पुनः 2 क्लासों में बांटा, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी में उन्होंने ऐसे पौधों को रखा जो कि विदाउट पेटल्स थे, मतलब उनमें पेटल्स एब्सेंट होते थे और कोरोला जो उनका था वो फ्री होता था। और यहाँ पर देखिए टोटल उन्होंने 59 आर्डर और 213 फैमिलीज दिया हुआ है। तो आर्किक्लेमाइडी के अंतर्गत 59 आर्डर और 213 फैमिलीज आती हैं। मेटाक्लेमाइडी में यूनाइटेड पेटल्स पाए जाते थे। यहाँ पर देखिए या तो पेटल्स एब्सेंट होते थे, अगर पेटल्स होते भी थे तो वो फ्री कोरोला के रूप में होते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए मेटाक्लेमाइडी में जिनको रखा है उनमें पेटल्स यूनाइटेड होते थे। इसके अंतर्गत उन्होंने 17 आर्डर और 51 फैमिलीज में बंटवारा किया हुआ है। फिर आती है बात मोनोकाटिलिडान्स की। तो मोनोकाटिलिडान्स को भी उन्होंने 3 क्लासों में बांटा है। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है कैल्सीफेरी। कैल्सीफेरी में कैलिक्स प्रेजेंट होता है लेकिन कोरोला एब्सेंट होता है। तो कैल्सीफेरी नाम से स्पष्ट है कि कैलिक्स प्रेजेंट है और कोरोला इसमें एब्सेंट होता है। टोटल 12 आर्डर और 28 फैमिलीज में बंटवारा किया है। इसके बाद दूसरा है कोरोलीफेरी। इसमें डिस्टिंक्ट कोरोला प्रेजेंट होता है, मतलब कोरोला
अलग से प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कोरोला जो एब्सेंट था ये कोरोला यहाँ पर प्रेजेंट होता है। 14 आर्डर और 34 फैमिली में इसका बंटवारा किया है। इसके बाद तीसरी है ग्लूमी फ्लोरी। ग्लूमी फ्लोरी में ग्लूम्स पाए जाते हैं, इसमें 3 आर्डर और 6 फैमिलीज में बंटवारा किया है। इस तरीके से ये एक आउटर लाइन क्लासिफिकेशन है हकिंसन का। तो यहाँ से जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो 2-3 चीज़ें ही हैं। उनकी पुस्तक का नाम फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 2 वॉल्यूम में आई थी 1926 में। टोटल 411 फैमिली में बांटा था। उनकी जो प्रिमिटिव फैमिली थी वो मैग्नोलिएसी और रेननकुलेसी, एडवांस फैमिली जो थी वो ग्रेमनी थी। इतना ही आपको ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बाकी ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरे जो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं ये है तख्ताजन। तख्ताजन जिनका लाइफ 1910 से 2009, 1910 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हुई थी। बिल्कुल करंट साइंटिस्ट है अभी ये रसिया से बिलोंग करते थे, रसियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा नाम किसने दिया था, तो तख्ताजन ने दिया था, मैग्नोलियोफाइटा। उन्होंने एक टर्म बोला था कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी मे बी लाइक ए बोन्स विदाउट फ्लेश। मतलब कि उन्होंने कहा कि ऐसी टैक्सोनॉमी जो फाइलोजेनेटिक बेसिस पर नहीं होती है वो ठीक उसी प्रकार होती है जैसे बिना हड्डी के मांस होता है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनेटिक आधार जरूरी है। बिना फाइलोजेनेटिक आधार के टैक्सोनॉमी बिना हड्डी के मांस के समान होगी। तो ये कोटेशन देकर पूछा जा सकता है कि बोन्स विदाउट फ्लेश टैक्सोनॉमी के लिए किसने यूज किया है, तो वो तख्ताजन ने यूज किया है। एक साइंटिस्ट थे थॉर्न, 1981 में अमेरिका के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एंजियोस्पर्म के लिए एनाप्सिडा टर्म का यूज किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एंजियोस्पर्म के लिए एनाप्सिडा टर्म किसने यूज किया, तो वो थॉर्न नामक साइंटिस्ट थे अमेरिका के 1981 में। एंजियोस्पर्म के लिए मैग्नोलियोफाइटा किसने यूज किया, तख्ताजन। एंजियोस्पर्म के लिए एनाप्सिडा किसने यूज किया, तो वो थे थॉर्न। उन्होंने मैग्नोलियोफाइटा मतलब एंजियोस्पर्म को 2 क्लासों में बांटा था, मैग्नोलियोफाइटा और लिलियोसिडा। तो इस तरीके से एक आउटर लाइन क्लासिफिकेशन है तख्ताजन का, ये है हैकिंसन का और ये है एंगलर और प्रेंटल का। बेंथम और हुकर का भी कल हमने बताया था कि कितने फैमिलीज में उन्होंने बांटा है और कौन कौन सी उन्होंने प्रिमिटिव फैमिली दिया और कौन सी एडवांस फैमिली दिया। तो बहुत डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है, आपको शार्ट में महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ करके सिलेक्शन लेना है। बहुत विस्तार से आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है और समय भी नहीं है। जब कभी टाइम मिलेगा तो विस्तार से भी इसका हिस्ट्री कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम कुछ और क्लासिफिकेशन देखते हैं, जैसे 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। तो लगातार आप लोग चैनल पर विजिट करते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक ये जानकारी उपलब्ध होती रहे, क्लास लगातार पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।